अभी कुछ दिन पहले मेरे पास में दो बच्चे हैं क्लास 9 के, ऋतिक और आकाश। उन दोनों बच्चों ने मुझे बोला कि भैया हमको ना एसएसटी का गाइडेंस दे दो। मैंने उनको बोला कि 10 दिन का टाइम है, 10 दिन का तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा, उसके बेसिस पे तुम्हें जज करेंगे कि भैया तुम कहां स्टैंड करते हो। अब दोनों ही बच्चे, आकाश जो था वो साल भर से अच्छे से पढ़ रखा था, उसने सब कुछ रेगुलरली पढ़ रहा था, और ऋतिक ने कुछ नहीं पढ़ा। आज मूड नहीं कर, इसे कल देखते हैं इस काम। अब 10 दिन में ऋतिक ने इतनी मेहनत की और इतना सारा कुछ पढ़ा, और फिर फाइनली मैंने 10 दिन के बाद उनकी एग्जाम्स ली। अब आप सुन के शॉक हो जाओगे कि ऋतिक के मार्क्स आकाश से भी ज्यादा आए। ये कैसे हो गया? अब ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो कम पढ़ाई की, इतने कम टाइम में, बट उसे यह पता था कि एग्जाम के लिए क्या जरूरी है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या चाहिए। उसने सिर्फ उसी चीज की पढ़ाई की और उसके मार्क्स आ गए। ये वीडियो आप लोगों के लिए एसएसटी का अभी तक का सबसे ज्यादा डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो होने वाला है, स्पेशली क्लास 9 स्टूडेंट्स पे। वैसे उसको हर कोई देख सकता है, बट क्लास 9 के बच्चों के लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाया गया है, जिसके अंदर आप लोगों को हर चीज की स्ट्रेटजी बताने वाला हूं मैं। मतलब चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। और भैया चैप्टर हमको बोरिंग लगता है, हम कितना ही पढ़ ले, मार्क्स नहीं आते, हम कुछ भी कर लेते हैं, हमें एग्जाम में जाके पूरा ब्लैंक हो जाता है, सारी चीजें आज आपकी सोशल साइंस के लिए हमेशा के लिए कवर होने वाली है। मैं आप लोगों के लिए जरूरी नहीं कि रोज वीडियो लाऊं, हफ्ते में एक वीडियो लाऊं या महीने भर में एक वीडियो लाऊं। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि जब भी मैं एक वीडियो ला रहा हूं, वो एक वीडियो बाकियों के 100 के बराबर हो। अगर मैंने स्ट्रेटजी बताई और मैंने बोला है कि दिस इज द मोस्ट डिटेल्ड स्ट्रेटजी फॉर एसएसटी ऑन यूट्यूब, तो वो होनी चाहिए। उसके अंदर वो सारी चीजें कवर, भले फिर वीडियो लेंदी हो जाए, बट वो वीडियो ऐसा होना चाहिए कि आप चाहे आज देखो, चाहे अगले महीने देखो, चाहे एग्जाम के एक दिन पहले देखो, आपको इस वीडियो का एक एक मिनट, एक एक कही हुई लाइन हर एक टाइम पे रिलेटेबल लगनी चाहिए। इतना इंपैक्टफुल वीडियो होगा। लास्ट में मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज ज्ञान भी दूंगा कि आपको कौन सा चैप्टर छोड़ना है और कौन सा चैप्टर करना है। और अभी आप लोग मूर्खों की तरह वो पढ़ रहे हो जो आपको पढ़ना है। हमें अब से वो पढ़ना है जो हमसे सीबीएसई पढ़वाना चाहता है। Alright, what's going on my lovely studios people out there? Welcome to Just Study। और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमको क्लास 9 के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर एसएसटी को इतना तगड़ा बना दे, इतनी एफिशिएंट बना दे कि हम चाहे हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो, हमें मार्क्स अच्छे ही हैं। मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूं कि भाई अगर समझ के पढ़ना था तो उसके लिए आपके पास साल भर था। अब जो टाइम है उसके अंदर आप हर चीज समझ के नहीं पढ़ सकते, तो भैया क्या आप रटने का बोल रहे हो? हाँ, कुछ जगह पे मैं आपको रटने का भी बोलूंगा, बट आपके मार्क्स लाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो हमें यह देखना है कि कैसे हम अभी कम टाइम में कम मेहनत करके वो सब स्कोर कर पाए जो बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे। अब सबसे पहले प्रॉब्लम्स की बात कर ले, तो जो हमको प्रॉब्लम्स अभी फेस करने को मिल रही है, सबसे पहला है कि भैया सब्जेक्ट बहुत बोरिंग है। दूसरा है कि भैया मार्क्स नहीं आते, हम कुछ भी कर लें, कितना भी पढ़ के चले, मार्क्स ही नहीं आते। और तीसरा है कि भैया हमें कुछ याद नहीं रहता। अब इन तीनों प्रॉब्लम्स के ऊपर एक एक करके आएंगे और सबको सॉल्व करेंगे। ये जितनी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो ना, ये आपकी कुछ गलतियों के कारण हो रही है। सबसे पहला कि हमें इंटरेस्ट क्यों नहीं आता, उसका सिंपल सा रीजन ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। स्पेशली देखो, ज्योग्राफी में हो सकता है आपको इंटरेस्ट ना आए, बट सिविक्स, इकोनॉमिक्स ऑटोमेटिकली इजी। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां थी? हिस्ट्री में। अब चूंकि मैं तुम लोगों का स्कूल का टीचर नहीं हूं जो तुम लोगों को गाइडेंस कह रहे नहीं सब चीजों में इंटरेस्ट लेके पढ़ो, भाई नहीं आता इंटरेस्ट। मैं तुम्हारी सेम एज ग्रुप का हूं, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही आप लोगों के एज ग्रुप से निकाला, तो मुझे पता है एक्जैक्टली कि कहां पर आप अटकते हो। तो मैं आप लोगों को उसी हिसाब से, कोई टीचर की तरह गाइडेंस नहीं दूंगा, कोई सर की तरह गाइडेंस नहीं दूंगा, भाई की तरह गाइडेंस दूंगा कि भाई ये चीज को तो छोड़ भी देगा ना तो कोई टेंशन नहीं है। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता, सबसे पहला रीजन क्या है कि भैया हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सीधे एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाते हैं और समझते हैं कि भाई सब कुछ आ जाएगा। अगर आप लोग किसी एक ऐसी स्टोरी को जो आपके लिए बोरिंग है, अगर आप उसकी बुक पढ़ोगे तो आपको कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। बट वहीं पर अगर आप सोचो, आप इमेजिन करो जैसे 12th फेल मूवी आई, अब 12th फेल जिसने मूवी देख ली उसके बाद जब वो किताब पढ़ेगा तो हो सकता है उसको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आए। अगर आप सिर्फ किताब लेके बैठे ना तो आपको इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो एंटरटेनमेंट फोकस्ड है। तो इस चीज के लोग कैसे टैकल करें? अगर सबसे सिंपल सी बात है, आप लोगों को ना एसएसटी स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी रीड करना ही नहीं है। सबसे पहले आप स्टार्ट करो एक वन शॉट लेक्चर के साथ। और अगर आप लोग हिस्ट्री के देखोगे तो मैंने तीनों चैप्टर्स के जो आपके आने वाले हैं उनके वन शॉट लेक्चर्स यूट्यूब पर डाल रखे, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो। आपको सबसे ज्यादा आपको फील नहीं आएगी आप उसके अंदर पढ़ रहे हो, आपको लगेगा भैया आपको एक बातचीत करो, मेरे साथ डिस्कशन करो, उसका बाय प्रोडक्ट है कि आपकी पढ़ाई हो गई। तो मेक श्योर कि आप वो वन शॉट लेक्चर देखो, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करने बैठो। और क्या हमको अभी इस टाइम पे एनसीईआरटी रीड करना है पूरी, उस पर मैं आगे आऊंगा, क्योंकि उसका जवाब वो होने वाला है जो आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या है कि भैया हम बिना फ्लो शीट के पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, हवा में पढ़ लेते हैं, कभी कहीं से क्वेश्चन उठा लिया, अच्छा ये बुक भी कर लो, वो बुक भी कर लो, ये भी कर लो। कितना टाइम है? साल भर से हो गया सब। तो अगर आप बिना मेरी दी हुई फ्लोशीट के पढ़ते हो तो एज गुड एज कि आप एक स्पॉन्ज की बॉल से टेस्ट क्रिकेट खेलने चले गए, बिना तैयारी के। आपने सिर्फ एक बुक पढ़ी कि भैया स्विमिंग कैसे करना, और आप कूद गए कि भैया मैं तो जा रहा हूं स्विमिंग करने के लिए। आपको एक्चुअल उसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, तो बिना फ्लोशीट के मत जाना कहीं भी। और तीसरी प्रॉब्लम है कि भैया एक्टिव रिकॉल का आप लोग यूज नहीं करते। इसका मतलब क्या है? भैया हमको जो याद नहीं रहता उसका क्या रीजन हो सकता है? उसका रीजन ये है कि जब आप पढ़ने बैठते हो ना, तो आप क्या करते हो, आपने एनसीईआरटी कोई भी बुक उठाई, उसको पढ़ा थोड़ा सा, फिर पन्ना पलट लिया और फिर आपने सोचा कि चलो हो गई पढ़ाई। अगर आप एक्टिव रिकॉल यूज नहीं करोगे तो आप वो भूल ही जाओगे मेरी जान।
जान। आपको क्या करना, बड़ी सिंपल सी चीज, आपने किताब उठाई, किताब उठा के भैया मैंने पढ़ा, पहला पेज पढ़ा, ठीक है। अब जब आप पेज टर्न कर रहे हो तो आपको आंख बंद करके रिकॉल करना है कौन सी जगह पे क्या चीज थी। मैं नहीं बोलता कि आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि भैया कौन सी जगह पे क्या चीज थी। अच्छा, ये जो फर्स्ट वाला सेक्शन था ये यहां पर लेफ्ट साइड में था। अच्छा, जो बॉटम राइट था वहां पर कुछ डेट्स लिखी हुई थी। अब एग्जैक्टली आपको जब वो डेट्स याद नहीं आना तो भाई एक बार नजर मार के बस देख लो कि अच्छा क्या लिखा है। और इन चीजों के साथ में आप एक रफ नोटबुक रखो अपनी टेबल पे। 50 किताबें का भंडार मत लगाओ, एक किताब जिससे पढ़ रहे हो उसको यूज करो या एनसीईआरटी को यूज करो। और अपने साथ में देखो, अभी इस पॉइंट पे किसी भी रेफरेंस बुक को जरूरत नहीं, उसको टच भी मत करो। प्रैक्टिस करनी तो क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस लगा लेना, मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, मैं आपको सब कुछ दूंगा। अभी जो आपका क्लास 9 का टाइम चालू होने वाला है उसके ऊपर ही जो चैनल है वो इतना एक्टिव होने वाला है कि आपको रोज यहां पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह पे इतनी सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि लास्ट ईयर बच्चों के 60%, 50% मार्क्स जिनके आते थे, अब बच्चे जो फेल भी आते थे उनके भी 95 अबव आए हैं। और 9th में 95 अबव आना मतलब भाई तुम 10th में जब जाओगे ना तब तुम फोड़ दोगे, तब 100 में से 100 कहीं नहीं गए। तो इस टाइम पे मुझे पता है एग्जैक्टली कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में या स्पेशली जो आखिरी के 2 महीने उसमें बच्चों की पढ़ाई कैसे करवानी है। तो आप लोग कनेक्टेड रहो, क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मैं आप लोगों को लाके दूंगा, बट आप लोगों को ईमानदारी से ये चीज मेक श्योर कर रहे हैं कि आप उसकी प्रैक्टिस करते रहो। अब एक्टिव रिकॉल को ऐसे यूज नहीं करना भैया कि बस देख लिया, थोड़ा आंख बंद कर आगे बढ़ दिए। आपने जब आंख बंद कर जब आप रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो तो जो आप रिकॉल कर रहे हो उसको एक्चुअली पेन पे लिखो। जितने सेंसेस आप अपनी बॉडी की यूज करोगे ना, मैं लिखने का सेंस यूज कर रहा हूं, मैं देखने का सेंस यूज कर रहा हूं, मैं सोचने का, सुनने का, सारे सेंसेस यूज करो, बोलने के सारे सेंसेस यूज करो। जितने सेंसेस यूज करोगे उतना लंबे टाइम तक याद रहेगा और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अब जो जो याद आता है ना उसको नोटबुक में से चितरते जाओ। अब एक बार खोल के देखो कि आप कहां मिस कर गए, जो चीज मिस कर गए उसको अगेन आंख बंद करके कनेक्ट करने की कोशिश करो कि कहां पे आपने लिखा। इसमें बहुत ज्यादा तुमको लगेगा भैया इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास, इतना टाइम नहीं लगेगा मेरी जान। जब आप मेरा भी लेक्चर देख रहे हो तो साथ में कॉपी लेके बैठो जिसमें आप बस स्क्रिबल करते जाओ कि जो मैं बोल रहा हूं। मैंने एक नोट मेकिंग के ऊपर वीडियो बनाया है जिसमें आपका ना एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, प्लस आप जो पढ़ रहे हो आपको याद भी रहेगा। अब आते भैया फ्लो शीट के ऊपर कि ये क्या है। मैंने आप लोगों के लास्ट के 2 महीने के लिए फ्लो शीट को पूरा अपडेट कर दिया क्योंकि हमारे पास में इतना टाइम नहीं कि हम सब कुछ करें। तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको सबसे पहले कोई भी चैप्टर आप उठाओगे, जैसे ये दोनों तो आएंगे नहीं, कोई भी चैप्टर उठाओगे आपको सबसे पहले वन शॉट देखना और नोट्स देखना। अगर आपके पास नोट्स हैं वेल एंड गुड, नहीं है तो मैंने आपके लिए सबसे बेस्ट हैंड रिटन नोट्स बनाए, आपको फ्री में अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाके उनको डाउनलोड कर लो, उनको यूज करना ना, आपकी नैया पार निकल जाएगी। उसके बाद में आपको इंटेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस कर लेना है। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एज इट इज उठ के आ सकते हैं वहां से, और फिर आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ये कहां मिलेंगे भैया, ये मैं दूंगा, इसकी चिंता मत करो, मैं दूंगा, मैं पीडीएफ निकाल के दूंगा। मैं आप लोगों के एग्जाम टाइम में इतनी सारी पीडीएफ दूंगा, इतने क्वेश्चन दूंगा, मतलब भंडार नहीं दूंगा क्वेश्चंस का, बट ये जरूर रखूंगा कि भैया 20 क्वेश्चन दे रहा हूं तो ऐसे दूं जो पक्के एग्जाम में उठ के आएंगे। क्योंकि 10th का तो भैया सब लोग प्रेडिक्ट कर लेते कि 10th का क्या आने वाला है, पिछले 10 साल के परोड़ा हो गया। अब 9th में कैसे करेंगे, तो 9th में मैं आपके लिए हर एक स्कूल के, जो भी इंडिया के टॉप स्कूल्स हैं और जो सबसे लोअर स्कूल्स हैं, उन दोनों के पेपर्स निकाल के एक एवरेज क्वेश्चन बनाता हूं और एक एवरेज सैंपल पेपर बना के देता हूं आप लोगों को जो एक्सपेक्टेड है आपके आने के लिए। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को देता रहूंगा, आपको कनेक्टेड रहना है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करो। उसके बाद में आपको सैंपल पेपर करना और आप किसी भी चैप्टर को फुल्ली कंप्लीट बोल सकते हो। इसके अलावा कहीं मत भटकना, अगर भटके तो ज्यादा करने के चक्कर में जितने मार्क्स आ रहे होंगे उतने भी नहीं ला पाओगे, ठीक है। अब एनसीईआरटी पढ़ना है नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पॉइंट पे, आप हिस्ट्री की तो एनसीईआरटी उठाओ ही मत। आप लोगों को जब आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हो तो आप इस मोटिव से बैठते हो ना कि अगर मैं पढ़ लूंगा तो सब याद हो जाएगा। आप एनसीईआरटी रीड करके बताओ, 10 मिनट आप मेरे पास आओ और खुद बता दो कि आपको कितना याद हो एनसीईआरटी में से। आपको याद नहीं होगा क्योंकि कम टाइम में इतना सारा नॉलेज नहीं ले सकते भाई। तो इसलिए सिर्फ वन शॉट और नोट्स में आपका काम हो जाएगा, स्पेशली हिस्ट्री के अंदर। बाकी चैप्टर्स के अंदर, इकोनॉमिक्स में और ज्योग्राफी में एक बार थोड़ी सी नजर डाल लेना। और सिविक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हेडलाइंस पढ़ लेना हर चैप्टर की, उसी से सवाल बनने वाला है। अब एक एक करके सारी चीज बताऊंगा, चैप्टर्स बताऊंगा, टेंशन मत लो। अब अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया एग्जाम में मार्क्स कैसे लेके आना है। जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना तो प्लीज उसको सिर्फ वहां मत पढ़ो, उसको दिमाग में चलाओ। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो कि भाई लुई 16 ने ऐसा अत्याचार किया या फिर लोगों ने वो प्रिजन तोड़ा, तो उसको अपने हेड में इमेजिन करो कि प्रिजन ऐसा दिखता होगा और उसको लोग तोड़ने गए। इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 10-15 मिनट ज्यादा लगेंगे, बट जो 10-15 मिनट आप यहां स्पेंड करोगे ना, आपको एग्जाम में एग्जैक्टली वो सिनेरियो याद आएगा कि जब मैं वो पढ़ रहा था ना तब मेरे दिमाग में ये सिनेरियो चल रहा था, और उससे आप आंसर बना पाओगे। तो जो आपकी याद नहीं रहने वाली प्रॉब्लम है ना, यहां पर सॉल्व हो जाएगी। अब देखो, मैं एक एक करके ना हर पॉइंट की जड़ तक पहुंचना चाहता हूं। तो हो सकता है कि वीडियो लेंदी हो जाए, मुझे लेंथ से मतलब नहीं है, बट भले ही वीडियो लेंदी हो पर एक एक चीज को हम जड़ से सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस ऊपरी स्ट्रैटेजी बता दी कि भाई 98% आ जाएंगे, लो बेच लो, वैसा काम नहीं करने वाला हूं यहां पे। अब एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, आंसर याद रखना। और भैया आंसर से याद नहीं हो पाते, तो आंसर को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह कि अब आप 2 आंसर देखो। पहला एक वाला आंसर है, हु वर जैकोबिन्स, व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब दूसरा आंसर ये देखो, आपको दोनों आंसर्स में से थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड आंसर कौन सा लग रहा है। बोल दो, यहां तो मैंने सब कुछ क्लियर करके लिखा हुआ है, बट फिर भी अगर आप देखो तो इस आंसर को याद करना इज फार मोर डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ है।
हम जब भी आंसर याद करेंगे, लिखेंगे, आप चाहे 2 मार्क्स का लिखो, 3 मार्क्स का लिखो, एग्जाम में अभी आपको लिख के सिर्फ ऐसे ही आना है, बिना पॉइंट वाइज आंसर के। आप ना तो किसी को याद करो ना लिख के आओ। आपको जब आंसर याद भी करो तो भी आपको पॉइंट से करना है, जब आप आंसर अटेम्प्ट करने जाओ एग्जाम में लिखो तो भी आपको पॉइंट वाइज लिखना है। ये आंसर कचरा कर देगा। भले आप इसमें सब कुछ लिख के आओगे बट आपको मार्क्स हो सकता है कहीं कट जाए, बट इसमें अगर आपने कोई चीज कम भी लिखी ना तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि जो चेक करने वाले व्यक्ति ना आपको उसके दिमाग से खेलना है। जब आप उसके दिमाग से खेलोगे तब आपको नंबर मिलेंगे। भाई वो सबसे पहले क्या पढ़ेगा? अब वो पढ़ेगा टोटल कंट्रोल ओवर स्कूल्स। उसने ये पढ़ लिया, वो आगे का पढ़ेगा ही नहीं। उसके पास नहीं इतना टाइम है कि वो हर एक पॉइंट पढ़े। हो सकता है कि वो एक आध पॉइंट पढ़ भी ले, बट आपको हमेशा ये मेक श्योर करना है कि यार वो जितना दूर आपके आंसर शीट से ना उतना अच्छा है, जितना आप उसको घुसाओगे। अब इसके अंदर भाई वो आंसर रीड करने के लिए डीप में घुसता जाएगा, फिर वो सोचेगा कि नहीं ये भी लिखना था, ये भी लिखना था, ये नहीं लिखा, यहां पर डेट गलत है। यहां पर क्या होगा, उसने जब एक पॉइंट पढ़ा तो उसको आइडिया लग गया कि भाई तुम्हें पता है चीज क्या है, फिर उसने दूसरा पॉइंट पढ़ा। तो ये तो भैया तरीका हो गया कि वो कैसे चेक करने वाला है और हमको नंबर कैसे मिलेंगे, बट हम याद कैसे रखें। अब जब आप याद रखोगे तो क्या ये याद रखना आसान है, ये याद रखना आसान है? कुछ नहीं करना। आपको सबसे पहले आंसर को याद करने का एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं मैं। सबसे पहले आपको क्या करना है भैया कि जितने पॉइंट्स हैं किसी भी आंसर के अंदर, वो नंबर ऑफ पॉइंट्स याद रख लो बस। कि भैया इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है कि भाई नाजी आइडियोलॉजी को पॉपुलराइज करने के लिए क्या स्टेप्स थे, तो आपने याद रख लिया कि भैया इस आंसर के अंदर 5 पॉइंट्स थे। अब आपको दिमाग में ये बिठा लेना है कि भाई भले ही आपको पॉइंट्स याद ना हो बट इतना आपको याद हो कि यार इसके अंदर 5 पॉइंट्स तो थे, ताकि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली वहां पर कोशिश करे कि वो कौन सा 5वां पॉइंट था, कौन सा 4था पॉइंट था जो आपको याद नहीं आ रहा। अब एक एक करके पढ़ो। टोटल कंट्रोल ओवर स्कूल्स, तो आपने पहले तो इमेजिन कर लिया कि अच्छा स्कूल्स के अंदर कंट्रोल पूरा ले रखा है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब आप लोगों को ना इसको रीड करना है बट याद सिर्फ इसको रखना है। जब आप पूरे को याद रखने जाओगे तो कितनी सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, बट अगर आप सिर्फ ये पॉइंट याद करते हो, सिर्फ ये पॉइंट याद करते हो, सिर्फ ये पॉइंट याद करते हो, तो आप सोचो एक लाइन के अंदर अंदर आपके सारे पॉइंट्स याद हो गए। अब आपको बस इतना मेक श्योर करना है कि आपको समझ में आ जाए कि आगे हमको लिखना कैसे है। उसके लिए आप मेरे लेक्चर्स देख लो उठा के, या फिर अगर आप रीड भी कर लोगे, आपने सिर्फ इतना पढ़ भी लिया, आपको कुछ नहीं आता। टोटल कंट्रोल ओवर स्कूल्स का क्या मतलब समझ आ रहा है आपको कि भाई हिटलर ने सारे स्कूल्स पे अपना पूरा कंट्रोल रखा, उसी चीज को घुमा फिरा के यहां पर लिखा हुआ है। फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ स्कूल्स, इससे क्या लगता है कि स्कूल्स के अंदर उन्होंने सिर्फ अपने वाले लोगों को रखा होगा और बाकी लोगों को हटा दिया होगा। वही चीज यहां पर लिखी हुई है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा होता। एक बार आप रीड भी कर लोगे ना तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली याद होती जाएंगी। तो आंसर्स को इस तरीके से याद रखना है। अब ये तो बात हो गई हिस्ट्री की। अब हमको जनरली डेट्स याद नहीं होती है जो हमको याद रखनी चाहिए। इकोनॉमिक्स फिजिक्स फिर भी याद हो जाता है, बट जो डेट्स और ज्योग्राफी की लोकेशन से याद नहीं होती। तो उसके लिए आपको हर एक डेट का, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको अपनी किताब के एंड में एक कॉपी बनाओ जिसके अंदर आप एंड में सिर्फ लास्ट के 2 पेजेस में सिर्फ डेट्स लिखते जा रहे हो। अब मैं भी आप लोगों को डेट शीट देता हूं, चीट शीट देता हूं, वो सारी चीज मैं आपको दूंगा, बट अगर आप खुद से बनाओगे ना कि आपको 1789 में हुआ, आप ईयर वाइज लिखते जाओ। आप हर एक चैप्टर वाइज मत लिखो, आप ईयर वाइज लिखोगे ना तो आपको चीज ज्यादा अच्छे से याद होगी। तो आपने एक मास्टर बुक बनाई जिसके अंदर आपने लिखा कि भाई 1700 से 1800 के बीच में फलाना इंसिडेंट्स हुए, फिर वो चाहे पहले चैप्टर को, दूसरे चैप्टर को, तीसरे चैप्टर को, फिर आपने 1800 से 1900 बनाया, 1900 से 2000 बनाया। ये आपके लिए इजी इसलिए भी होगा क्योंकि 9th क्लास के अंदर जो आपके तीनों चैप्टर्स हैं ना वो सीरीज में है। आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो खत्म हुआ, उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन चालू हुआ, वो खत्म हुआ, उसके बाद नाजिज्म चालू हुआ। तो एक एक चैप्टर एक एक पॉइंट के बाद आते जा रहा है। आपके बीच में डेट्स क्लैश होने के बहुत कम चांसेस हैं। और दूसरी चीज ज्योग्राफी के लिए भाई प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर ग्लोब महंगा लगता है तो एक वर्ल्ड मैप लाओ, उसको सामने चिपका लो। जब आप इमेजिन करते जाओगे ना कि अच्छा वर्ल्ड वॉर 1 किस किसने लड़ा था, अच्छा ये कंट्रीज ने लड़ा था, अच्छा एशिया के अंदर ये हुआ, तो आपकी हिस्ट्री में भी हेल्प होगी और ज्योग्राफी के अंदर जब आप लोकेशंस को एक्चुअली देख पाओगे, एक ये मैप लेके आओ और एक बड़ा सा इंडिया का मैप लेके आओ, आप लोकेशंस को देखो कि वहां पर है। जब आपको लोकेशंस दिखती है ना सामने तो आप भूलोगे नहीं उसको एग्जैक्टली, मैप पर्सपेक्टिव से भी और याद रखने के पर्सपेक्टिव से भी। भाई किसी ने पूछ लिया छोटा नागपुर प्लेट्यू का है, छोटा नागपुर रीजन का है, तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि वो किस पॉइंट पे है। जब आप वो देखोगे ना मैप के अंदर तो आपको पता चलेगा कि कहां है और उससे आपको याद भी रखने में हेल्प होगी। तो इसलिए 2 चीजें मेक श्योर करना कि भाई हम एक वर्ल्ड मैप और एक ग्लोब अपने पास रखें। और एक चीज के अगर कोई भी आंसर आपको याद रखने में डिफिकल्टी होता है ना तो उसको एक वॉइस नोट बना लो और उस वॉइस नोट को किसी भी टॉपिक, मान लो कोई आंसर है आपको नहीं याद होता, बड़ी सिंपल सी तरीका है, आप लाओ फोन उठाओ, वॉइस नोट बना लो अपना और उसी को सुनते जाओ, क्योंकि जो चीजें आप सुनते हो ना वो आपको ज्यादा अच्छे से याद होती है एज कंपेयर टू जो चीजें आप पढ़ते हो। अब आते हैं भैया सब्जेक्ट वाइज, मैं चैप्टर वाइज घुसूंगा, उससे पहले सब्जेक्ट वाइज कुछ तरीके बता देता हूं। हिस्ट्री के क्या तरीका भैया, मेरा वन शॉट इज मोर देन इनफ। मेरे वन शॉट को उठा के देखो, इंटरेस्ट आएगा, आपको मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा, वो बात की पूरी गारंटी है। और उसके बाद में लेंदी वीडियोस मत देखो कि 8 घंटे का 10 घंटे का वीडियो देख लो, 4 घंटे का वीडियो देख लो। मैंने अपने जितने भी हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ाए वो आप लोगों को 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर समअप करवा दिए, उतना ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में जो क्वेश्चंस मैं देता हूं वो कर लो। अब ज्योग्राफी के क्या तरीके हैं, ज्योग्राफी के अंदर एक चीज का ध्यान रखना, एक सीक्रेट चीज का। ज्योग्राफी जितनी डिफिकल्ट लगती है ना भाई, इतनी सारी चीजें हैं, इतना सारा कंसेप्ट है, इतना सब कुछ कैसे याद रखेंगे, तो एग्जाम के अंदर डिफिकल्ट चीजें नहीं आती हैं, एग्जाम के अंदर रिपीटेड चीजें आती हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है हो सकता है वो एग्जाम में आई ही ना,
क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर पर्टिकुलर बताऊं तो एग्जाम में पक्की पक्की पता है कौन सी चीजें आएंगी सारे चैप्टर्स में से, जो हर चैप्टर का लास्ट का टॉपिक है। हर चैप्टर का जो लास्ट का टॉपिक है ना बिल्कुल थ्योरेटिकल है, उसमें लोकेशंस नहीं, वो ज्यादा कल्चरली जुड़ा हुआ है आप लोगों की लाइफ से। तो इसलिए ज्योग्राफी के अंदर ये चीज का ध्यान रखना कि लास्ट का जो टॉपिक है वो हम जरूर रखे जाए। हो सकता है कि भाई फलानी फलानी लोकेशन हमको नहीं आती हो, नहीं याद रहे, बट अगर आपने वो लास्ट टॉपिक याद रखा है ना, हर चैप्टर का लास्ट का जो टॉपिक होता है आपके एनसीईआरटी के अंदर जो लास्ट में दिया हुआ है ना, उसको जरूर याद करना। सिविक्स क्या तरीका है भैया, सिविक्स के अंदर आपको याद रखने के लिए सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब आप एनसीईआरटी को पूरी रीड भले ही ना करो, बट आप उसकी हेडलाइंस रीड कर लो, क्योंकि उसमें से एग्जैक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। अब जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं, एक बार को अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं आपको, तो आप देखो यहां पर एनसीईआरटी अगर मैं ज्योग्राफी की खोलता हूं, तो ज्योग्राफी के अंदर आप लोगों को जैसे हिमालयन रिवर है, गंगा रिवर है, सारे रिवर सिस्टम्स बता रखे हैं, सारी लोकेशंस बता रखी है, बट जब आप ये एक्चुअली अपने सामने मैप में पॉइंट करोगे तो आपको हेल्प होगी। बट हम इसका लास्ट का टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। इसका लास्ट का टॉपिक देखो क्या है, रोल्स ऑफ रिवर इन इकोनॉमी और रिवर पॉल्यूशन। कितने सिंपल टॉपिक्स हैं और इन्हीं से सवाल बनते हैं, और हम कहां भैया भटकते रहते हैं कि भैया ये वाली चीज याद नहीं हुई, या फिर ये ऑक्सबो लेक्स के अंदर क्या था वो याद नहीं हुआ। वो 1 मार्क्स में पूछ सकते था, बट ये जो टॉपिक्स होते हैं ना जनरली ज्योग्राफी के लास्ट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े होते हैं। सिमिलरली सिविक्स की जो मैं बात कर रहा था, हेडिंग्स पढ़ो आप इसकी। व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, सीधा सिंपल क्वेश्चन है। What makes an election democratic? As it is आंसर आएगा। Is it good to have political competition? As it is क्वेश्चन आएगा। ये सारे क्वेश्चंस भले ही वो थोड़ा घुमा के पूछ लें, बट आंसर आप लोगों को एनसीईआरटी ने खुद दे रखा है, ठीक है, खुद दे रखा है। ये देखो यहां पर, देखो यहां पर 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये आंसर दे रखा है आपको सामने। तो इस तरीके से प्रिपेयर करना आपको सिविक्स को, इसलिए मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज बता रहा हूं हर चीज। अब आते हैं भैया इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो इकोनॉमिक्स तो भाई सबसे आसान है, मतलब इकोनॉमिक्स के ऊपर आप जितना टाइम लगाओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अब चैप्टर वाइज घुसते हैं। देखो ये आपका हिस्ट्री का पूरा सिलेबस है, फिर ये चैप्टर्स तो आएंगे नहीं, लास्ट के 2 तो आ नहीं रहे। ये 3 चैप्टर्स हैं जिसमें सबसे डिफिकल्ट ये वाला है, तो इसको हाईलाइट करके रखोगे, इसको हमको लास्ट में पढ़ना है। फिर इकोनॉमिक्स पे आते हैं। अब भैया मैंने हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स क्यों लिखा है, ये आप लोगों को साइड बाय साइड कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए लिखा है। अब तुम इमेजिन करो जितना टाइम आपको सोशलिज्म यूरोप करने में लगता है, उतने ही टाइम में क्या हम पूरा इकोनॉमिक्स कर सकते हैं? पहला चैप्टर आ नहीं रहा तो क्या हम 2, 3, 4 चैप्टर्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर आप लोग इमेजिन करो कि भाई 20 मार्क्स का पूरा आप लोगों का हिस्ट्री आने वाला है, जिसमें से 2 मार्क्स का मैप है, तो 18 मार्क्स का आने वाला है। करीब करीब 6 मार्क्स के तीनों चैप्टर्स आएंगे। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन और नाजिज्म तो आप मेरा लेक्चर देके कर सकते हो, सबसे ज्यादा रुलाता है ये वाला चैप्टर। अगर मैं पूरा चैप्टर छोड़ दूं, अगर मैं 6 मार्क्स पूरे सैक्रिफाइस कर दूं, तो क्या मैं यहां पर उतनी मेहनत में 20 मार्क्स सिक्योर कर सकता हूं? हां मैं कर सकता हूं। एग्जाम के बाद आके कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तेरे इस चैप्टर में कितने मार्क्स आए, वो पूछेंगे तेरे एसएसटी में कितने मार्क्स आए। समझो इस बात को, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं है, एक सब्जेक्ट है, तो हमको इस पे ज्यादा फोकस करना है। इसको हम छोड़ सकते हैं पूरा, और तब भी मैं आप लोगों को टिप्स बताऊंगा कि कैसे आपको आंसर को ऐसा लिखना है कि भले आपको इसका कोई भी आंसर याद नहीं हो, 5 मार्क्स का आंसर आपको कुछ नहीं आता, बट फिर भी आप उसमें 2 मार्क्स इजीली सिक्योर कैसे कर सकते हो। इन चीजों के ऊपर मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। ऑब्वियसली बात है, हर एक टॉपिक के ऊपर हर एक वीडियो है। ज्योग्राफी और सिविक्स देख लो यहां पर। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि भाई हमारे लास्ट प्रायोरिटी के चैप्टर्स कौन से होंगे, ठीक है। पहले वो देख लो, हमारे जो लास्ट प्रायोरिटी के चैप्टर्स है वो ये वाले हैं। हमको इन चैप्टर्स पे सबसे लास्ट में, या फिर सबसे ये मेक श्योर करना कि पहले सब कुछ कर ले फिर इन पे जाएं, और ऑर्डर वाइज। जैसे कि भाई सबसे अगर आपको लगता है कि एक चैप्टर छोड़ने का आपका एपेटाइट है, तो इस चैप्टर को छोड़ दो। फिर आपको लगता है एक और चैप्टर छोड़ने का एपेटाइट है, तो इसको छोड़ दो, फिर इसको छोड़ दो, फिर इसको छोड़ दो, और फिर इसको छोड़ दो। इसका क्या मतलब है भैया? इसका मतलब ये है कि ये 5 चैप्टर्स आप छोड़ के पहले बाकी सारे चैप्टर्स कर लो, फिर इनमें नीचे से करो। पहले भाई मैं नाजिज्म कर लेता हूं, फिर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन करूंगा, फिर मैं क्लाइमेट करूंगा, फिर मैं, अगर टाइम नहीं बचता है तो जो ऊपर वाले बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको छोड़ देना। जैसे आपने नाजिज्म किया, अब आपको लगता है भाई और टाइम नहीं बचा, एग्जाम आ गई है, जो भी आ गया, तो आप ऊपर के चैप्टर्स डिलीट कर दो। फिर आपने 2 कर ली, तो फिर आप जितने आप कर पाओ उतने कर लो। और इसको मैं लास्ट प्रायोरिटी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि आप में से इसको बहुत सारे बच्चों को इसको पूरा छोड़ना पड़े। छोड़ देना, सोचना ही मत एक बार छोड़ने से पहले, क्योंकि जितनी मेहनत इसमें करोगे ना, उतने में आप पूरा सिविक्स निपटा लोगे। अब अगर मैं आपको इसके हिसाब से बताऊं, तो मैंने ये सारी चीजें सीबीएसई के हिसाब से बनाई हुई है कि सीबीएसई क्या क्या मांग रहा है आपसे। सीबीएसई आपसे यही मांग रहा है कि भैया आप ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक्स पे फोकस करो। 3 चैप्टर्स में 20 मार्क्स दे रहा है, मैप भी नहीं है इसमें, तो एज इट इज थियोरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, थियोरेटिकल आंसर्स आएंगे। तो मेक श्योर कि आप इसको इस तरीके से लेके चलो और इन चैप्टर्स को लास्ट प्रायोरिटी बनाओ अपनी। विद दैट बीइंग सेड, आई होप वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर रहा होगा, बट आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा एसएसटी के ऊपर, स्पेशली क्लास 9 के बच्चों के लिए। बाकी बच्चों को जो मैंने शुरू में एडवाइस दी वो सारी काम आएंगी, बट जो लास्ट में एडवाइस दी है चैप्टर वाइज, वो क्लास 10 के स्टूडेंट्स को काम आएंगी। एंड में बस एक बात बोलना चाहता हूं, आरओआई पे फोकस करो, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कम मेहनत में हम कितने ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू सब कुछ पढ़ना। जो बच्चा सोशलिज्म चैप्टर पढ़ के अपने आप को कूल साबित करता है ना, वो एक्चुअली कूल नहीं है। कूल वो है जिसने उस चैप्टर को छोड़ के पूरा इकोनॉमिक्स के 20 मार्क्स सिक्योर कर लिए, क्योंकि एग्जाम में इसके मार्क्स ज्यादा आएंगे, इसके नहीं। वो जो मैंने तुम्हें शुरू में एक स्टोरी बताई थी ना, आकाश और ऋतिक की, उन दोनों में यही डिफरेंस था
कि एक तो भैया सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता था और एक सिर्फ वो पढ़ता था जो एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाके देने वाला है। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जो कि होने वाला है साइंस के ऊपर, फिर मैथ्स के ऊपर भी वीडियो होगा। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो। अब से आने वाले सारे वीडियोस क्लास 9 फोकस चैनल और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते हम इतनी तगड़ी प्रिपरेशन कर लेंगे कि चाहे 1 महीना बचाओ, चाहे 10 दिन बचाओ, चाहे 2 दिन बचाओ, चाहे कल एग्जाम हो, अगर मैं खड़ा हूं तो आप लोगों के सबके 90% से ऊपर आएंगे। जो बच्चे को कुछ नहीं आता था वो, और जिसको थोड़ा बहुत आता था उसको हम 98, 99, 100 तक भी लेके जाएंगे। विद दैट बीइंग सेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।